हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, माँ शब्द भगवान ने ऐसे गढ़ा है कि सिर्फ वहीं वहीं माँ होती है जहाँ भगवान नहीं पहुँच सकते। इसी कथानक से जुड़ी हुई एक कहानी प्रस्तुत करती हूँ। एक राज। मोनिका ने अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश की थी, परंतु बहुत मुश्किल था। बात ही कुछ ऐसी थी। मोनिका की शादी को 10 वर्ष हो गए थे। सास ने ढेरों पूजा पाठ करवाए थे, व्रत उपवास करवाए थे, कितने ही तीर्थों के चक्कर लगाए थे, पर कहीं भी कोई भी परिणाम नहीं निकला था। मोनिका व मनीष का दाम्पत्य जीवन भी लगभग नीरस सा हो रहा। आर्थिक स्थिति सामान्य सी थी, इसलिए आईवीएफ जैसे महंगे इलाज उनके लिए संभव नहीं थे। मोनिका ने सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया था। कभी कभी मन में आता था कि किसी रिश्तेदार के या किसी गरीब बच्चे को तलाश किया जाए जिसे गोद लिया जा सके, पर उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे कुछ कहा नहीं जा सकता था। सारे प्रयासों के बाद सासू माँ ने वाक का आक्रमण शुरू कर दिया था। परिवार बढ़ाने के लिए बहू लाए थे, मगर ऐसी बहू आई कि बस पूरा घर सूना पड़ा है। एक मेरी बेटी अपने ससुराल गई है, जाते ही 3 बेटे ही बेटे पैदा किए हैं। कभी कभी मोनिका रुआसी होकर कहती थी कि माँ, दीदी से कहिए ना कि अपना एक बेटा हमें दे दें, घर का बच्चा घर में ही रहेगा। सासू माँ तुनक कर कहती थी कि निपोती तू है, वो अपना बेटा क्यों देगी और फिर उसके ससुराल वाले राजी क्यों होंगे। ढेरों ताने सुन सुनकर मोनिका का दिल छलनी हो चुका था। कई बार उसके मन में आता था कि ऐसी ज़िंदगी से तो मौत अच्छी। यहाँ तक कि वो कई बार आत्महत्या करने तक के बारे में सोच चुकी थी, क्योंकि उसने महसूस किया था कि किसी विशेष पूजा में भी उसे हिकारत की नज़रों से देखा जाता था। वो अपने आप को कोसती थी कि बांझ ही रहना था तो फिर ईश्वर ने उसे पैदा ही क्यों किया था। मनीष घर के अकेले बेटे थे। वो एक दीदी रश्मि थी जिनकी शादी हो चुकी थी। उनसे ही सासू माँ मेरी तुलना करती रहती थी। कुछ दिन बाद गर्मी की छुट्टियों में दीदी अपने बच्चों रितेश, रवीश और रमेश के साथ आई हुई थी। स्वाभाविक था कि घर में खूब हलचल थी। मोनिका का पूरा दिन रसोई में ही बीतता था। बच्चों की फरमाइश दिन भर चलती थी। शाम को मनीष के आते ही बाजार में शॉपिंग व चाट का प्रोग्राम चल पड़ता था। मनीष को भी बहुत मज़ा आ रहा था। अब वे शाम को जल्दी घर आने लगे थे। सासू माँ कहती रहती थी कि बच्चों से कितनी रौनक है, एक यही घर हमेशा सुनसान पड़ा रहता है। मोनिका दिन भर थक जाती थी, ये बात तो सच थी, पर उसे भी बच्चों के साथ बहुत मज़ा आता था। जब भी समय मिलता था वो बच्चों के साथ कैरम, लूडो जैसे गेम खेलती रहती थी। बच्चों को कभी कभी वो दूध का गिलास अपने हाथों से पिलाती थी। बच्चे भी उसके साथ बहुत खुश रहते थे। रश्मि दीदी को तो यहाँ भरपूर आराम मिल रहा था और वे बच्चों से बेफिक्र चाय भोजन के बाद या तो सासू माँ से बातें करती रहती थी या फिर सोती रहती थी। एक सुबह मोनिका सोकर उठी थी तो बस चक्कर खा कर गिर गई थी। मनीष ने उसे उठाया था और अस्पताल ले गए थे। डॉक्टर ने कई टेस्ट करवाए थे। मनीष परिणाम जानने के लिए परेशान था कि मोनिका चक्कर खाकर बेहोश क्यों हुई थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने सभी रिपोर्ट देखने के बाद मोनिका के बेड के पास मनीष को बुलाया था और कहा था कि मिस्टर मनीष, आप पिता बनने वाले हैं। उम्र का ध्यान रखते हुए पत्नी का ख्याल रखिएगा। इन्हें विशेष ध्यान की ज़रूरत है। मोनिका को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ था। मनीष के कानों में तो जैसे छोटी छोटी मीठी मीठी घंटियाँ बजने लगी थीं। उसने मोनिका की तरफ देखा था तो मोनिका निर्निमेष नज़रों से उसे ही देख रही थी। उसने मोनिका का माथा सहला दिया था। कुछ घंटे के बाद मनीष मोनिका को टैक्सी में घर ले आया था। घर आकर सबसे पहले उसने भगवान के मंदिर में माथा टेका था, फिर माँ के पैर छुए थे। थोड़ी देर तक तो किसी की समझ में कुछ नहीं आया था, पर जब मनीष ने सबको बताया था कि मोनिका गर्भवती है तो सासू माँ व रश्मि दोनों उठकर नाचने लगी थी। उस शाम सासू माँ ने भगवान को प्रसाद चढ़ाकर
विशेष आरती की थी। शाम को मोनिका खाना बनाने के लिए उठी थी तो रश्मि और सासू माँ दोनों ने मना किया था, पर मोनिका ने बड़ी विनम्रता से कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर ने भी भारी काम करने को मना किया है, वज़न उठाने को मना किया है, दवाइयाँ दी हैं वो लेती रहेगी। लेकिन मनीष ने कहा था कि अभी 2-3 महीने बेड रेस्ट के लिए डॉक्टर ने कहा है। मोनिका संकोच कर रही है। उस शाम से रश्मि दीदी ने घर संभाल लिया था। माँ बाहर से हेल्प कर देती थी। मनीष मोनिका का पूरा ध्यान रखने लगा था। मोनिका का सोचने लगी थी कि मात्र माँ बनने की संभावना ने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी थी। 9 माह बाद प्रसव पीड़ा शुरू होते ही उसे अस्पताल ले जाया गया था। रश्मि दीदी भी ससुराल से आ गई थी। सासू माँ बहुत खुश थी। मनीष से बोली थी, भोग के लिए लड्डू ले आया? तो रश्मि दीदी बोल पड़ी थी, नहीं, लड्डू तो मैं मंगाऊंगी, मनीष क्यों लाएगा? कहकर उन्होंने पर्स से रुपए निकाल कर दे दिए थे। बच्चे भी बहुत उत्साहित व खुश थे कि छोटा भाई आएगा। एक तरह से ये निर्णीत था कि बेटा ही होगा। दर्द से छुटकारा पाते ही मोनिका ने आंखें खोली थी तो पास खड़ी नर्स ने धीरे से पूछा था, नर्स क्या हुआ है? नर्स ने मुस्कुरा कर कहा था, आपके घर लक्ष्मी आई है। मोनिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। बेटी माँ के ज़्यादा करीब होती है। उसने तब तक बेटी को देखा नहीं था। कुछ देर बाद उसने नर्स से पूछा था कि उसे मेरे पास कब लाएंगे। नर्स ने बताया था कि अभी डॉक्टर उसे देख रही हैं, कुछ समस्या है, उसके बाद आपके पास लाएंगे। कुछ देर बाद नर्स बेटी को लेकर मेरे पास आई थी और मेरे बगल में लिटा दिया था। पीछे पीछे डॉक्टर भी आ गई थी। डॉक्टर ने मेरे माथे पर हाथ रखकर पूछा था कि ठीक हो? मैंने हाँ कह दिया था। डॉक्टर ने कहा था कि बच्ची का बायां पैर अभी उठ नहीं रहा है। हो सकता है लेबर पेन के दौरान कहीं दब गया हो या किसी और कारण से टेम्परेरी तौर पर सेंस ना हो, बाद में पता चल पाएगा। अभी तो जब आप मालिश शुरू करेंगी तो धीरे धीरे इस पैर पर मालिश करते रहिएगा ताकि खून का बहाव इस पैर की नसों पंजों पर भी अच्छे से हो। डॉक्टर ने मेरा कंधा थपकते हुए कहा था, धीरज रखने की ज़रूरत है। नर्स ने भी कहा था, सब ठीक हो जाएगा। कहकर दोनों चली गई थी। उनके यहाँ मेरे जैसे हज़ारों पेशेंट होते हैं, किस किस को संभालें, पर मेरी तो जैसे पूरी दुनिया ही घूम गई थी। अपने को जैसे जैसे संभाल कर मैंने उस नवजात बच्ची की तरफ देखा था। वो आंखें खोलकर टुक टुक मेरी तरफ देख रही थी, मानो कह रही हो कि मेरा क्या कसूर है माँ। मैंने उसकी तरफ करवट बदलकर उसे अपने हाथों से ढक लिया था। मेरे आंसू बह रहे थे, पर मैंने बेटी पर आंसुओं की छाया नहीं पड़ने दी थी। बाहर खबर पहुंच गई थी। सास का चेहरा उतरा हुआ था, पर बोली थी, कोई बात नहीं, लड़की है तो क्या हुआ, अपने माँ बाप की ज़िंदगी में तो खुशियाँ लाएगी। ननंद ने खुश होकर कहा था, चलो भाइयों को टीका लगाने वाली बहन आ गई है। पीछे खड़े हुए मनीष मुस्कुरा रहे थे, मगर मेरा चेहरा देखकर चिंतित भी थे। सासू माँ व रश्मि दीदी के बाहर जाने के बाद मनीष मेरे पास आकर खड़े हुए थे तो मैं रोने लगी थी। उन्होंने कहा था, इतने दिन बाद भगवान ने हमारी मन्नत पूरी की है तो फिर आंसू क्यों? मैंने रोते हुए उन्हें सब कुछ बताया था। मनीष ने मुझसे अभी चुप रहने को कहा था। बोला था कि अभी किसी को मत बताओ। कपड़े में लिपटे हुए बच्चे में किसी का ध्यान पैर की तरफ नहीं जाएगा। सासू माँ घर चली गई थी। रश्मि दीदी मेरे पास थी। जी चाह रहा था कि उनसे सब कुछ कहकर मन की पूरी भड़ास निकाल दूँ, पर मनीष का मना करना याद था। मन भरा भरा सा था। इतने दिन की खुशी काफूर हो गई थी। अगले दिन मुझे भी डिस्चार्ज कर दिया गया था। मुझे लेकर मनीष घर पहुंचे थे तो रश्मि दीदी ने चौंक कर पूछा था। मेरा चेहरा उतरा देखकर सब ताजुब कर रहे थे। 10 वर्ष बाद मन्नत पूरी हुई थी और चेहरे पर उदासी चाहिए। मनीष भी परेशान दिख रहे थे। 1 सप्ताह बाद
मैंने गुड़िया की मालिश करना शुरू कर दिया था। रश्मि दीदी अपनी ससुराल वापस चली गई थी। सासू माँ की उम्र काफ़ी हो गई थी और वे अब कुछ काम नहीं कर पाती थी। ऐसे में पूरा काम मुझे ही करना पड़ता था। जाड़े के दिन आ गए थे। मैं मालिश करके गुड़िया को धूप में थोड़ी देर मालिश के बाद लिटा देती थी। वो एक तरफ ही करवट लेकर अपने आप लेटती थी, दूसरी तरफ की करवट उसे मैं दिलाती थी। मनीष से अलग अलग तरह के जड़ी बूटी वाले तेल मंगाकर मैं उसके पैर के पंजे पर मालिश करती थी। एक दिन गुड़िया सरकती हुई चारपाई के किनारे पर पहुंच गई थी। अचानक उसने सिर उठाकर संभलने की कोशिश की थी, पर लुढ़क गई थी, क्योंकि उसके पैर ने कोई ताकत नहीं लगाई थी। पैर में तो ताकत थी ही नहीं। इस बात को सासू माँ दूर बैठी देख रही थी। उन्होंने मोनिका से कहा था कि तुमने अब तक ध्यान नहीं दिया कि बच्ची बाईं तरफ के पैर पे जोर नहीं लगा पा रही है। वो चुप रही थी। मनीष घर पर नहीं थे। सासू माँ ने गुड़िया के पैर के उस हिस्से पर अपना नाखून चुभाया था, पर उसने पैर में कोई हरकत नहीं की थी। सासू माँ कुछ सोचती हुई चली गई थी। 7-8 महीने बाद गुड़िया ने घुटनों के बल चलना सीखा था, पर वो अपना बायां पैर घसीट कर चलती थी। सासू माँ के माथे पर तनाव की रेखाएं बन जाती थी। एक रात को सासू माँ ने मनीष को बुलाया था। वो अपना फैसला सुना दिया था कि अभी बच्ची छोटी है, वो कुछ समझती नहीं है, उसे अनाथालय में छोड़ दो, वरना एक तो लड़की ऊपर से लंगड़ी, क्या होगा उसका, वो साथी हमारा। इससे तो तू निपूता ही अच्छा था। कोई पूछेगा तो कह देंगे कि मर गई है। मनीष भारी भारी कदमों से कमरे में आया था। वो मोनिका को सब कुछ बताया था। मोनिका बेचैन हो गई थी। आज मोनिका की बेचैनी चरम सीमा पर थी। उसकी पूरी रात बेकली में बीती थी। वो बार बार सोती हुई गुड़िया को सीने से लगा लेती थी। पिछली जिंदगी के सारे वर्ष उसकी आंखों के सामने से ट्रेन के डब्बे की तरह गुजरते जा रहे थे। क्या करे वो? सासू माँ का आदेश मानने से इनकार कर दे, कह दे कि ऐसी झूठी सामाजिक अवहेलना की चिंता वो नहीं करती। मोनिका की आंखों से आंसू बरसते जा रहे थे। नन्ही मासूम राजकुमारी सी गुड़िया अपने मीठे सपनों में खोई सो रही थी। उसे तो कुछ भी पता नहीं था कि उसकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है। मनीष कुछ देर तक छत निहारता रहा था, फिर धीरे धीरे नींद के आगोश में समा गया था। दिन भर काम करते करते थक जाता था। काम तो मोनिका भी दिन भर करती है, पर आज जब उसकी बेटी की ज़िंदगी की दिशा निर्धारण का वक्त है तो नींद दूर दूर तक नज़र नहीं आती। मोनिका का माथा चिटका जा रहा था। उसे लग रहा था कि माथे के अंदर रखा हुआ बम ब्लास्ट होने वाला है। अचानक मोनिका उठी थी। उसने कुछ कपड़े, पैसे व गहने रखे थे और गुड़िया को गोद में उठाकर चल पड़ी थी। वो पैदल चलती जा रही थी। बीच बीच में गुड़िया नींद में कसमसाती थी, पर चिरपरिचित माँ की गोद में फिर सो जाती थी। पास में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था। विचारों में खोई खोई वो कब रेलवे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गई और लखनऊ का टिकट ले लिया था, उसे पता ही नहीं चला। प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई एक बेंच पर वो सामान के साथ बैठ गई थी। गुड़िया गुनगुनाई थी तो उसने उसे सीने से लगा लिया था। दूध पीकर गुड़िया पुनः सो गई थी। वो चारों तरफ देखती जा रही थी कि कहीं कोई परिचित न मिल जाए। थोड़ी देर बाद ट्रेन आ गई थी। वो चढ़कर ऊपर पहुंची थी तो सामने एक बर्थ में थोड़ी सी जगह खाली थी। उसने गुड़िया को उस पर लिटा दिया था। फिर पर्स से मोबाइल निकाला था। उसे नंबरों में उसकी बुआ की लड़की रेखा का नंबर मिल गया था। उसने उसे मैसेज कर दिया था कि वो सुबह लखनऊ पहुंच रही है। वो स्टेशन आकर उसे ले ले और उसके बारे में किसी को ना बताए। रेखा उसकी बहन व सहेली दोनों ही थी। शादी नहीं की थी। टीचर थी प्राइमरी स्कूल में। सुबह रेखा स्टेशन आ गई थी और गुड़िया को उसकी गोद से ले लिया था। बोली थी, कितनी प्यारी चांद जैसी गुड़िया है। हाँ, पर चांद में ग्रहण भी तो लगता है।
ये बोलकर मोनिका चुप हो गई थी। क्या पूछने पर कहा था घर में सब कुछ बताऊंगी। मोनिका की आंख में आंसू आ गए थे। ऑटो रिक्शा लेकर वे घर पहुंच गई थी। रविवार होने के कारण रेखा की छुट्टी थी। रेखा ने खाना बनाया था, मोनिका ने नहाया था, वो गुड़िया को भी नहला कर खिलाया था। फिर खुद भी खाकर रेखा के साथ पलंग पर लेट गई थी। गुड़िया जल्दी ही सो गई थी। रेखा ने पूछा था, मोनिका अब बता, क्या मनीष से लड़कर आई है या सासू माँ से पंगा हुआ है? मोनिका ने कहा था, रेखा तुम जानती हो कि मेरा नेचर बहुत ही एडजस्टिंग है। मैं कभी भी सामंजस्य की बात पर किसी भी हद तक झुक जाती हूँ। और फिर उसने सारी बातें सुनाई थी, कुछ रोकर तो कुछ शांत रहकर। कुछ क्षणों तक रेखा शांत रही थी। बात जब औरत के मातृत्व पर आती है तो शांत बकरी भी शेरनी बन जाती है। रेखा ने पूछा था कि मनीष को बताकर आई हो, तो मोनिका ने सिर हिला दिया था। बोला था उसे बताती तो क्या आने देता, पर मैं अपनी बेटी को अनाथ आश्रम नहीं भेजूंगी। मैं छोटे से छोटा काम करके भी बेटी को पालूंगी और उसे इस काबिल बनाने की कोशिश करूंगी कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, किसी के सहारे की उसे ज़रूरत ही न पड़े। रेखा ने उसे शांत रहने को कहा था। दूसरे दिन सवेरे रेखा ने डॉक्टर से बात की थी। रेखा ने गुड़िया को डॉक्टर को दिखाया था तो डॉक्टर ने बताया था कि उसे क्लब फुट नाम की बीमारी है, जो एक या कुछ अधिक ऑपरेशन के बाद ठीक हो जाता है। रेखा ने खर्च की बात पूछी थी तो डॉक्टर ने कहा था कि कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं, एम्स जैसे, जहाँ पर कोई खर्च नहीं आएगा। रेखा ने मोनिका से अपना मोबाइल चेक करने को कहा था। मोनिका ने देखा था तो मनीष के 5-6 मिस्ड कॉल पड़े थे। रेखा ने मोनिका से कहा था कि ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना मेरा, लेकिन अगर मनीष ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दी तो मुश्किल में आ सकती हो, इसलिए एक बार मनीष से बात कर लो। कहाँ हो ये मत बताना। मोनिका राजी हो गई थी और उसने मनीष से बात की थी। मनीष बदहवास सा बोले जा रहा था, तुम कहाँ हो, क्यों चली गई, गुड़िया कैसी है। उसने स्पष्ट रूप से मनीष से कह दिया था कि वो अपनी बेटी को कभी भी अपने से दूर नहीं करेगी। उसको अपने पैरों पर खड़ा करने की जिम्मेदारी वो स्वयं उठाएगी। मनीष के पूछने पर भी उसने जगह का नाम नहीं बताया था, पर डॉक्टर की राय बता दी थी कि कुछ ऑपरेशन के बाद उसका पैर ठीक हो जाएगा। शाम को मनीष माँ के पास जाकर बैठ गया था। डॉक्टर एम्स की डॉक्टर थी, वो बच्चों की स्पेशलिस्ट भी थी। उन्होंने 4 महीने बाद की डेट दे दी थी ऑपरेशन की। कोई खर्च नहीं लगना था। मोनिका के चेहरे पर चमक आ गई थी। मनीष ने माँ को जब बताया था कि हम गुड़िया को इस काबिल बना दें कि वो अपना बोझ खुद उठा सके, तो उन्हें कोई एतराज़ तो नहीं होगा, उसे किसी की सहारे की ज़रूरत ना पड़े तो। कुछ देर चुप रहकर माँ बोली थी, फिर कुछ परेशानी नहीं है, ठीक है, अब गुड़िया घर में ही रहेगी, बड़ी होगी, कभी अनाथ आश्रम नहीं जाएगी, क्योंकि गुड़िया अनाथ नहीं है, उसके माँ बाप जिंदा हैं। अगले दिन मोनिका अपने घर वापस आ गई थी। वो गुड़िया के साथ खिलखिला रही थी, क्योंकि अब कोई उनकी ज़िंदगी से जुड़ा राज बाकी नहीं था। उसे पता चल गया था कि अब गुड़िया ठीक हो जाएगी और सामान्य बच्चों की तरह ही अपना भविष्य बनाकर अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। नमस्कार।